नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके आईपीओ के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं। एक्सप्लेनेशन देंगे, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे, पूरी की पूरी डिटेल आपके लिए हाजिर करेंगे, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए। और शुरुआत हम इस चीज़ से करेंगे कि ये इशू चालू कब से हो रहा है। तो आपको पता है 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 25 से 26 रुपये पे एप्लीकेशन करना है। अगर आपको हर हाल में आईपीओ चाहिए तो 26 रुपये पे आपको अप्लाई करना है। ठीक, 575 क्वांटिटी के लिए आप अप्लाई करोगे। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका कितना खर्चा बैठेगा वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो 26 और इंटू गुणे 575, तो आपका जो खर्चा आया 14,950 रुपये का आएगा अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो। ठीक, अब ध्यान से दो चार रूल समझ लीजिए। पहली चीज़, आपको अगर ज़्यादा डिमांड हो गई तो लॉट तभी मिलेंगे जब आप एक क्वांटिटी के लिए अप्लाई किए होगे। और कोई सेंस नहीं बनता कि आप 2 या 3 लॉट में अप्लाई करो एक ही पेन से, क्योंकि मिलने के चांसेस जो हैं वो एक ही लॉट वाले को होंगे अगर डिमांड ज़्यादा हो गई। अगर डिमांड कम हो गई तो फिर आपको जितना भी आप अप्लाई करोगे वो मिल जाएगा। ठीक, अब एक और क्वेरी काफ़ी ज़्यादा आती है कि एक पेन से क्या हम मल्टीपल एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी हाँ, आप डिफरेंट डीमैट अकाउंट खोलकर आप डिफरेंट आईडी से अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जैसे कि आपके पास एक पेन है ABCDEFGHIJK, तो उससे आप, ठीक है, अलग अलग डीमैट अकाउंट खोल के अलग अलग जगहों पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मिलने के चांसेस कम हैं। जैसे कि बहुत सारे आईपीओ में 2020 में आपने देखा चांसेस बहुत कम होते थे, तो आप एक पेन से मल्टीपल अप्लाई कर सकते हो। और अगर जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है तो आपको कोशिश यही करना है कि एक ही लॉट के लिए आप अप्लाई करो, जो कि 575 शेयर्स का होगा। और प्राइस मैंने आपको बता दिया कितना लगेगा। अभी हम इसको क्लोज करते हैं। अब चलते हैं पहले एक्सप्लेनेशन पे कि कंपनी आखिर करती क्या है और क्या मतलब आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन से कारण बनेंगे अप्लाई करने के लिए, ना करने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो ये आईपीओ है वो कंप्राइज कर रहा है क्या, फ्रेश इशू ऑफ 59.43 करोड़ शेयर्स, यानी कि 59 करोड़ शेयर्स फ्रेश इशू किए जाएंगे। और ऑफर फॉर सेल लाया जा रहा है 118 करोड़ शेयर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ आपको थोड़ा सा टेक्निकल दिख रहा होगा चीज़। अब हम थोड़ा सा आसान करते हैं आपके लिए। पहले तो ये कंपनी करती क्या है, ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। अब ये करती क्या है, ये भी बिल्कुल बैंकों की तरह काम करती है। कुछ चीज़ें ये नहीं कर सकते हैं, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इतना समझिए, पब्लिक सेक्टर की ये पहली एनबीएफसी होगी जो लिस्ट होने जा रही है। IRFC जो है ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड है एंड इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इस कैटेगरी के अंडर में ये कंपनी आती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये सब बातें क्यों ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आपके सेक्टर से रिलेटेड न्यूज आती है तो आपको क्या एक्शन लेना है वो आपको जिससे पता रहे। दूसरी चीज़, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मैंने यहाँ आपको बताया कि IRFC IPO विल बी द फर्स्ट बाय एन NBFC कंपनी इन द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनी में ये पहली कंपनी होगी जो NBFC के तौर पर आ रही है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इट इज़ वर्थ नोटिंग, मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ जो अभी आपको नोट करना है, दैट IRFC विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स। प्रोसीड्स मतलब कुछ बेचने पे जो प्राप्त होता हुआ धन है, काला धन नहीं, जो कुछ बेचने पे जो धन मिलता है, पैसा मिलता है, फ्रॉम द OFS एंड द सेम विल गो टू GOI। इसका मतलब क्या है कि जो OFS आया है उससे कंपनी को कुछ नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। और ये पूरा का पूरा पैसा सरकार के पास जाएगा और सरकार जो प्लान बना कर रखी है डाइवेस्टमेंट वाला, उसमें ये काफ़ी मदद करेगा। अभी हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, 1-2 रुपये जो चल रहा है 25-26 पे, अगर आप देखते हो 27-28 रुपये पे ये लिस्टिंग के आसार हैं एज ऑफ नाउ। जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम इतना टेपिड क्यों है, कम क्यों है, ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स इस शेयर को क्यों नहीं मिल रहा है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। कंपनी आपको दिख रहा होगा, सारी चीज़ें आपके सामने पेश की है। और 25-26 रुपये में कौन सी बड़ी महंगी कंपनी आ गई, तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सच में महंगी कंपनी है 25-26 में, जो यहाँ पर प्रीमियम नहीं दे रहा है बाजार, क्या ऐसा है। तो हम उसको जानने के लिए चलते हैं इनके ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस पे। सेबी के द्वारा हमारे पास ये अवेलेबिलिटी आई है, तो सेबी को पूरा आभार, इस कंपनी को भी पूरा आभार कि इन्होंने ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए अवेलेबल कराया है। तो हम एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि कंपनी का आप प्रॉफिट देखिए 17 में, 18 में, 19 में। ठीक है, 9,211 मिलियन, ध्यान दीजिएगा ये मिलियन में डेटा है, अगर आपको करोड़ में करना है अपॉन 10 कर दीजिएगा। उसके बाद 20,490 मिलियन, 22,556 मिलियन। और अभी 6 महीने की बात करें 2019 की तो 17,147 मिलियन। डेटा थोड़ा सा पुराना अवेलेबल है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हम वापस आते हैं किस चीज़ पे, कंपनी के डेट पे, कर्जे पे। और ये कंपनी क्योंकि NBFC से है तो इस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा डेट इतना ज़्यादा क्यों है। ठीक, एवरेज अगर डेट की बात करोगे तो वो भी ठीक ठाक मेंटेन्ड वे में है। लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हो, एक चीज़
पे फोकस करना चाहते हो वो है ईपीएस और उसके बाद बुक वैल्यू। ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होती हैं जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करने जाओ, जहाँ से आपको महंगाई और मतलब पता चले कि कितना महंगा वो आपका शेयर है। तो 2017 में इनका ईपीएस था ₹1.41, 2018 में बढ़कर हुआ ₹3.14, 2019 में बढ़कर हुआ ₹3.46। और ध्यान दीजिएगा अगले 6 महीने की अगर बात की जाए तो ₹1.83 का है ये। 6 महीने में ये आंकड़ा अगर डबल किया जाए तो ₹3.60, ₹3.65 हो जाएगा। यहाँ एक अलग से सिनारियो बन रहा है। वापस आते हैं बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू आप ₹18, ₹21, ₹19, ₹21 देखोगे, ये लगातार एक मेंटेन वे में है, ठीक ठाक है, बुक वैल्यू ठीक ठाक है। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, जब आप कोई शेयर ले रहे हो, ₹20-25 का शेयर है और बुक वैल्यू आपको ₹20-22 के आसपास की मिल रही है, तो वो शेयर कभी महंगा नहीं कहा जा सकता नॉर्मल सिनारियो में। अभी हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस हम एक नॉर्मल सेंस में इन्हीं के पास एक कैलकुलेशन दिया हुआ है इसी डॉक्यूमेंट में, वहाँ से हम यूज करने की कोशिश करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी सफाई करना चाहेंगे। आई होप मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी। ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए हमने सफाई कर ली है। इस सफाई के लिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। हम वापस आते हैं इस चीज़ पे। यहाँ आपको एक चीज़ समझ में मतलब बहुत ज़रूरी है समझना। ये जो है ना, इस पर थोड़ा सा इसलिए फोकस करना है क्योंकि ये जो है वेटेज हमारे पास क्या मिल रहा है हमको, ईपीएस। वेटेज ईपीएस क्या होता है उसको समझिएगा। जो रीसेंट ईयर होता है उसको हम सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, यानी कि 3x की वैल्यू मिल रही है जो 2019 में इनका ईपीएस था रिंग पर शेयर इस साल। उसके बाद 2 की वैल्यू मिल रही है, 2x की वैल्यू मिल रही है 2018 में और 1x की वैल्यू मिल रही है 2017 में। और जब आप इन ईपीएस को कैलकुलेट करोगे ओवरऑल सिनारियो में देखोगे ₹3 का ईपीएस है। ध्यान इसी बात पे रखना है, यानी कि ये कंपनी एक शेयर के बदले ₹3 कमा रही है। हम आते हैं कैलकुलेशन पे और ₹26 पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि ₹26 पे जब ₹3 का ईपीएस है तो हमारा पी कितनी बन रही है। पी अगर आप देखोगे ₹8.66 बन रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अब आपके सामने मैंने रखा ₹3 क्या है इनकी एक शेयर पे कमाई। एक शेयर की कीमत कितनी है? ₹26। तो ईपीएस कितना आया? ₹8.66। अभी बाजार का पी कितना चल रहा है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, ₹40 का पी चल रहा है। वहाँ से कंपेयर करेंगे अपॉन 5 पे, मतलब ये शेयर 5 गुना सस्ता है बाजार से इस वक्त, 5x सस्ता है। अब ये इतना सस्ता शेयर है और फिर भी हम ना खरीदने के लिए बोलें तो ये गलत हो गया ना। तो मैं बाजार में एक दूसरी चीज़ पे फोकस करता हूँ। हमेशा आपको बताता हूँ, बाजार किसी चीज़ को ऐसे जानबूझ के सस्ता नहीं करती है, उसको वहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती, इसलिए बाजार उसको सस्ता करके रखी हुई है। अभी ग्रोथ क्यों नहीं दिखाई दे रही है, उसके लिए हमें आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। पीएसयू बैंक्स को जरा सा देख लीजिए, ठीक है। मैं एनबीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि एनबीएफसी अभी प्राइवेट ही अवेलेबल है, मैं पीएसयू बैंक्स की बात कर रहा हूँ। और जरा उनके 5, 10, 15, 20 सालों के चार्ट को उठाकर देखिए, कहाँ रह गए हैं, कैसे चलते हैं, ऐसे 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 चलते हैं, फिर ऐसे ऐसे हो जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे घूम फिर के फिर वहीं चले जाते हैं। उनके शेयर को मतलब उनके शेयर के चार्ट को देखने का भी मन नहीं करता। अगर आप सच में एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों से बहुत तगड़ी सीख ले आपको लेनी चाहिए। कोई स्टॉक ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ इधर आके घूम फिर के फिर उधर जा रहा है, तो ऐसे कोई चार्ट बनते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ लेकिन आपको समझा रहा हूँ। आप किसी भी बैंक का आप चार्ट उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर उनको सस्ता क्यों करके रखा है बाजार ने, क्योंकि उनमें लोगों को ग्रोथ नहीं दिखाई देती। और ये कंपनी बुक वैल्यू के हिसाब से सस्ती है, बहुत सस्ती है, आपको मतलब दुगने से भी सस्ते पे मिल रही है। मतलब बुक वैल्यू अगर सोचिए ₹20 की बुक वैल्यू वाला शेयर आपको ₹25 मिल रहा है, और क्या चाहिए। आपके शेयर को आज अगर ख़त्म किया जाए आपको वापस ₹20 मिल जाएगा, यानी कि गिरावट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़, बाजार के हिसाब से ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है प्रेजेंट सिनारियो में। आगे चल के हो सकता है कंपनी अर्निंग बढ़ाए तो और सस्ती हो जाए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कुछ भी हो सकता है। ध्यान इसी बात पे आपको रखना है कि आप ये कंपनी लेने क्यों जा रहे हो। अगर आपको चाहिए लिस्टिंग गेन तो उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा कि इस आईपीओ में लोग किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, एचएनआईज कैसे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल सिनेरियो कैसा बन रहा है। तो आपको उसके लिए 3rd डे में जाना होगा। हम यहाँ पर कोई प्रिडिक्शन नहीं करने आ रहे हैं कि हमको करना है या नहीं। मैं अपने पर्सनल लेवल्स पे बात करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मैंने इनकी ओवरऑल बिजनेस को जब पढ़ा, समझा, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में चीज़ों को समझने की कोशिश की, वहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि कंपनी जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लेकर नहीं चलती है। सारा काम है, सरकारी काम है, तो वही सरकार भी मतलब हम लोगों के उसका फ़ायदा उठा रही है कि लिक्विडिटी है बाजार में, ला दो। ओएफएस है, आईपीओ के बदले ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, हम लोगों को शेयर्स मिल रहे हैं सरकार के शेयर हम अपनी जेब में रखेंगे, सरकार पैसा लेके अपना काम करेगी। तो थोड़ा सा आपको बात समझनी चाहिए। अब ये थोड़ी सी बात थोड़ी थी उल्टी सीधी साइड की हो गई। आपको लग रहा होगा अच्छा खासा शेयर आया था 25-26 रुपए में और सर जी बोल रहे हैं कि मत लो। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप मत लो, मैंने आपको एक सिनारियो बताया। अगर आप ग्रोथ पसंद करते हो, आप ये शेयर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखोगे। और बाजार अगर किसी शेयर को सिर्फ और सिर्फ बाजार में किसी
वो आईपीओ को आना पड़ रहा है 8.66 की पीई के साथ, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो स्टॉक में लोगों को कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रही है, इसलिए इतनी सस्ती वैल्यूएशन पे उनको लाना पड़ा है। एक और आईपीओ आ रहा है, हो सकेगा उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। पेंट सेक्टर की कंपनी है, आप खुद सोचिए पेंट सेक्टर को कितनी भयंकर डिमांड इस वक्त मिल रही है और आने वाले समय में उनकी डिमांड कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। ये सेक्टर अभी इंडिया में बहुत छोटा है, आने वाले समय में लोग और शौकीन होते जा रहे हैं, मिजाजी होते जा रहे हैं, तो अपने घर में वो 12 तरीके के अलग अलग शेड्स वाले कलर कराएंगे, पैसा फूंकने में इंडिया वाले आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सोचिए पेंट सेक्टर को बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, इंडिगो उसको बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा इस बाज़ार से। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ वाली कंपनी है, और जब भी बाजार में लिक्विडिटी होगी यानी कि पैसा बहुत है वाला माहौल रहेगा, भाई बताओ कौन सा शेयर बढ़िया चलने वाला है, हम उस पर पैसा फेंकेंगे। इस बाज़ार में लोग सस्ते शेयर को बाद में आकर उठाने की कोशिश करते हैं, वो अलग सिनेरियो बनता है। लेकिन अब मैं आपको एक मतलब जनरल सेंस में बातें बताना चाहूँगा, आपको कब ये शेयर लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, और उसी हिसाब से आप थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा और खुद अपना डिसीजन लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको चीज़ें समझा दूँ, ठीक। तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये शेयर सस्ता है, ठीक है। अगर आप पी के हिसाब से कहोगे तो ये स्टॉक सस्ता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल ग्रोथ की बात करोगे तो वहाँ पर मैं इसको एवरेज मार्क्स दूंगा, यानी कि ग्रोथ जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है वो नॉर्मल सेंस में ऐसे ऐसे चलती हुई दिख रही है। भले ईपीएस हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बहुत सारे स्टॉक्स के साथ है सरकारी, तो डिविडेंड भी यहाँ पर बेहतरीन आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन आरबीआई ये चीज़ अलाउ करेगी या नहीं करेगी, इस पर बहुत फर्क चीज़ें पड़ती हैं। मतलब एनबीएफसी और बैंक को आरबीआई का रेगुलेशन भी झेलना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा डेंट मिल सकता है। यहाँ पर भी मैं इसके लिए एक नेगेटिव मार्क दूंगा, क्योंकि सरकारी कंपनी है और ये डिविडेंड अगर ना दे तो हम इसमें क्यों घुसें, ये भी तो बात सोचिएगा। क्योंकि हम सरकारी कंपनी लेते क्यों हैं, डिविडेंड के लिए, और सरकार यहाँ से मतलब किस तरीके का यहाँ पर मतलब होता है समन्वय बैठेगा, वो मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो ग्रोथ की अगर सेंस में बात करें तो यहाँ पर भी ये कंपनी नेगेटिव बैठती है। तो आपको अगर एक मिक्स्ड माहौल वाली कंपनी चाहिए, ऊपर नीचे करती रहे, चलती रहे, ना ज़्यादा गिरे ना ज़्यादा चले, उसी में आप मज़े लेते रहो, उठा पटक करते रहो। रोलर कोस्टर राइड आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है, ऐसे प्यार भरी झपकी मिलेगी, मतलब नींद आएगी फिर नींद टूटेगी, तो उस तरीके का शेयर है। आप कमेंट अप्लाई कर दीजिए। मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पसंद है मुझे ये कंपनी। लॉन्ग टर्म में वहीं अटका के रखेगी, पैसे को फंसा कर रखेगी। इससे बढ़िया मैं एफडी करा के सुकून से चैन की नींद सो सकूँगा, क्योंकि मुझे कोई न्यूज़ नहीं झेलनी है, कुछ नहीं झेलना। दूसरा सिनारियो क्या है कि क्या आईपीओ में अगर लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं तो मैं अप्लाई करूंगा। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो एक एक्सप्लेन डिटेल व्यू में एक अलग सिनारियो बनाऊंगा कि जीएमपी क्या चल रहा है, ठीक है। उस वक्त एक सिनारियो में जैसे अभी आप देखोगे 2 रुपये का जीएमपी चल रहा है। 2 रुपये का जीएमपी क्या है? 25 रुपये के स्टॉक के लिए 2 रुपये का जीएमपी, मतलब क्या यहाँ पर आपको मिलने क्या जा रहा है? कुछ नहीं मिलेगा। 5-7% का अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है, कुछ है? कुछ नहीं है। 5-7% के लिए आप रिस्क क्यों लोगे? मार्केट का भी रिस्क है। पता चला मार्केट में कोई दिक्कत आ गई और यहाँ पर लोग मतलब इसको डिस्काउंट पे लिस्टिंग हो गई, तो हम सब फालतू में अपना पैसा डुबाएंगे। मतलब कुछ ही पैसा, यहाँ ऐसा नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, रेलवे का नाम है, रेलवे के लिए काम करते हैं। ओवरऑल सिनारियो, कर्जा लेते हैं, मतलब पैसा उठाते हैं बाजार से, बाजार को पैसा बांटते हैं, सारा काम ये करते हैं। लेकिन अगर आप एक जनरल सेंस में देखोगे तो ये कंपनी लॉन्ग रन में नहीं परफॉर्म करेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी रिसर्च कहती है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, वो भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैं 1-2 काम देकर जाता हूँ, ज़रा 2-4 कंपनियों के चार्ट देखिएगा और लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद इंडियन बैंक का चार्ट देख लीजिएगा। मैं ये सरकारी बैंकों का नाम बता रहा हूँ। कैनरा बैंक का चार्ट देख लीजिएगा। अभी ये मत देखिएगा कि पिछले 6 महीने में कैसे भागे हुए हैं। तो हाँ, एक और चीज़ मैं बता सकता हूँ, 6 महीने में सरकारी कंपनियाँ बहुत धड़ल्ले से भागी हुई हैं, बहुत सी कंपनियाँ। तो उस कारण इनको हो सकता है कि जीएमपी में एक बेहतरीन इजाफा मिले दूसरे या तीसरे दिन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस बढ़े तो हम इसमें अप्लाई भी करने की सोचेंगे, और आपको भी ज़रूर हम एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हम अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। अभी सिनारियो आपको ये समझना है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी मुझे नहीं पसंद है, शॉर्ट टर्म के लिए हम इसमें स्विंग ट्रेड भी हो सकता है, बाद में लेने की कोशिश करें, या फिर लिस्टिंग गेन के लिए हम अप्लाई कर दें। तो बस यही थी वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर किसी को मेरी बातें मतलब थोड़ी सी इधर उधर की लगी हों तो ज़रा नीचे बताइएगा, या फिर आप किसी चीज़ से नहीं एग्री करते हो तो वो भी बताइएगा। इस एनबीएफसी सेक्टर से आप कैसा रिलेशन बैठाते हो वो भी ज़रा देखिएगा। और एनबीएफसी सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं ज़्यादातर। आप एचडीएफसी को मत ले लीजिएगा, अन्य कंपनियों को देखिएगा, बहुत सी बर्बाद भी हुई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस, मतलब एनपीए वगैरह इनके अचानक से बढ़ जाते हैं। खैर ये सरकारी कंपनियां अलग
अलग माहौल में सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। लेकिन इतना समझिएगा, सरकार अपना काम कर रही है, डाइवेस्टमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, उसको पैसा चाहिए इसलिए वो बेच रही है। कंपनी जैसा परफॉर्म कर रही है वैसी करती रहेगी। आपको और हमको अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है। इसीलिए मैंने एक वीडियो इससे जस्ट पहले डाली हुई है कि बाज़ार में थोड़ा सा खतरा है, उसको समझकर आप सही जगह इस वक्त पैसे को रखिए, जिससे कि लॉन्ग रन में आपके पैसे को बड़ी चोट ना पड़े और उस पैसे से आप बड़ा पैसा बना सको। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जाते जाते वीडियो लाइक कर लेना, और अगर किसी को ढेर सारे लॉट्स में अप्लाई करना है तो नीचे लिंक है, उसका उपयोग करेंगे तो हमारी मदद हो पाएगी और आपकी भी एक इनडायरेक्ट वे में मदद जरूर होगी। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।